अच्छा, कंपनी लॉ, चलो मैं पहले थोड़ा सा अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करा दूँ, कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं वो आ जाएंगे जब तक। अच्छा, सैयद बुरहानुद्दीन हसन मेरा नाम है, सही है, और मैं भी आप लोगों की ही फील्ड का हूँ, एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 2020 की जनवरी में मैंने कंप्लीट किया था अपना सीए। मेरी आर्टिकल डिलॉयट की है जो कि हुआ करता था पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो वेरी सैड के एक बहुत बड़ा नाम जो है पाकिस्तान से चला गया, डिलॉयट। आप लोगों ने सुना ही होगा या नहीं सुना कभी कि डिलॉयट भी कोई फर्म थी? अच्छा, बिग फोर का एक कॉन्सेप्ट होता है पाकिस्तान में ना, चलता है, बिग दुनिया में चलता है, नॉट पाकिस्तान में। नंबर 1 पे आती है उसमें PwC जो कि आपकी फर्गूसन है, ये फर्गूसन होती है वो, सही है। और इसके बाद जो है जो पाकिस्तान में रैंकिंग चलती है वो ये चलती है, EY आती है, अर्नस्ट एंड यंग, तीसरे पे आती थी KPMG, और चौथे पे आपकी आती थी डिलॉयट पाकिस्तान में। लेकिन ग्लोबली जो है ये 1 पे आती है, वह ये इन दोनों का टाकरा चलता है ग्लोबली, कभी ये 1 हो जाती है, कभी ये 1 हो जाती है, कभी ये 2, कभी ये 1, ये आपस में आगे पीछे चलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म फुटहोल्ड है, शुरू से 50s से है, और ये पाकिस्तान बनने से पहले ही इस रीजन में आ चुके थे। इंडिया में इनके मुंबई में ऑफिस था, फिर ये जब टूटा, मतलब जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में भी एक ऑफिस खुला है, वहाँ भी खुला, पाकिस्तान में 50 में खुला था शायद जाके, वहाँ तो चल रहा था जो चल रहा था। तो ये इसकी एग्जिस्टेंस भी बहुत पुरानी है, तो इसका बहुत फर्म फुटहोल्ड है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में ये रैंकिंग फॉलो होती है। तो इसमें मैं था, डिलॉयट की आर्टिकल्स थी मेरी। अभी फिर इसके बाद जो है आर्टिकल्स के बाद मैं इंडस्ट्री में चला गया, 3 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया। इंडस्ट्री समझते हैं ना, कंपनीज जो होती हैं, उसमें मैंने काम किया 3 साल पे। 3 साल के बाद फिर मैं दोबारा जो है आई मूव टू फर्गूसन। अभी मैं फर्गूसन में हूँ एज अ मैनेजर ऑडिट एंड अश्योरेंस के तौर पे जो है मैं हूँ। मेरी तकरीबन अब अगले महीने, अगले नहीं, मई में इंशाल्लाह 1 साल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम कोर्स की बात करें, देखिए लॉ जो है ना एक थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट के 1-2 चैलेंज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने FAR 1 पढ़ लिया है, सबने तकरीबन पढ़ लिया है, सही है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के ना अपने डायनेमिक्स और चैलेंज होते हैं। राइटिंग सब्जेक्ट का एक अलग चैलेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप FAR 1 में आए, आप FAR 1 में अगर आपने देखा होगा तो FAR 1 का जो चैलेंज क्या था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझना और उसकी इम्प्लीकेशन, सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग कि भाई स्टैंडर्ड कहता क्या है, और उसकी क्या, उसकी इम्प्लीकेशन देख ली आप लोगों ने, उसको सोल्यूशन, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देख ली कि यार ये सॉल्व किस तरह होता है, सही है। देख तरीके से 2 इसके अंदर चैलेंज है, सही है। इसी तरह आप देखें तो FAR 2 आगे जाके आएगा, वो भी उसमें इसी तरह का चैलेंज है। लॉ एक डिफरेंट सब्जेक्ट इस वजह से थोड़ा सा कहलाया जाता है, या जो बच्चा फंसता है उस वजह से कि इसमें 1 नहीं 2 नहीं, थोड़े मेरे हिसाब से इसमें 3 चैलेंजेस होते हैं लॉ में। सबसे पहले तो आपको इसको समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। फिर इसके बाद जो है इसकी जो है आपकी क्या कहेंगे, इसको मेमोराइज करना, कि इसको मेमोराइज किस तरह। अंग्रेजी तो आप लोग याद करते आए हैं, चाहे वो O लेवल्स हो, चाहे वो आप लोगों की, अगर आप O लेवल के हैं तो आप समझ के आपने याद किया होगा, अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो आपने रट्टू तोता वाले हैं। आप ऐसे हैं किसके, इंटरमीडिएट के हैं या O लेवल्स के? हाँ, इंटरमीडिएट के, वही हमारा वाला हिसाब कि 5 ईयर सामने रखी और कोई मखसूस चीज़ें याद करी, तो रट्टा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तीसरा जो यहाँ पे आपको चैलेंज होता है वो होता है आपकी ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग जो है ना, ये सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स में चैलेंज आता है, नंबर्स में कोई ड्राफ्टिंग नहीं होती। आपने शुरू किया, बैलेंस शीट की हेडिंग डाली, आपने यहाँ एसेट्स लिख के, सही है, यहाँ लायबिलिटीज लिखी और यहाँ इक्विटी लिख दी, बराबर हो गया। नहीं हुआ तो भी स्टेप्स के नंबर मिलते जाते हैं आपको। यही कैश फ्लो हो गया, ये जो भी इसमें चीज़ें आती हैं, इसमें कोई ड्राफ्टिंग का चैलेंज नहीं आता आपके पास। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज लॉ हो गया, या आपका इवन ऑडिट हो गया, या आपका इवन टैक्स हो गया। ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि लॉ, बेसिकली ये भी एक लॉ है, सही है। ये भी एक लॉ ही है ना, एक तरीके से कानून ही है ना। मतलब आप जब ऑडिट फील्ड में जाएंगे तो इससे हट नहीं सकते, और पाकिस्तान के लॉ ने इसको अडॉप्ट किया है। ये हो गया FAR, इवन ये भी एक कानून है, ये भी एक कानून है, लेकिन यहाँ आपको लिखना नहीं पड़ता, यहाँ आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। इन तीनों सब्जेक्ट में आपको इनकी चीज़ें लिखनी है यहाँ पे जाके ड्राफ्टिंग में।
तो ये जो है इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे इस सब्जेक्ट का कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है लॉ को, फिर आपको मेमोराइज करना है, किस तरह से इसको याद करना है, किस तरह से इसको ड्राफ्ट करना है। अच्छा देखिए, एक चीज़ जो मैं जैसे मेरा टीचिंग कैरियर कोई 3 साल में तकरीबन हो गया, क्वालिफिकेशन के साथ साथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। जो मैंने जो चीज़ खुद फील करी और जो मैं जिस पे काम करता हूँ सबसे ज़्यादा कि देखिए, लॉ को पढ़ना तो कोई भी आपको पढ़ा के चले जाएगा। पढ़ना देखो, टीचर पढ़ लेगा, टीचर को आता है जब भी वो टीचिंग कर रहा है। मेरा जो सबसे बड़ा फोकस होता है लॉ में वो ये कि आपको पढ़ना सिखाना, कि लॉ को पढ़ते किस तरह से। जब तक देखिए ये चीज़ ये बड़ी आसान सी सिंपल सी बात लग रही है कि यार लॉ को पढ़ते किस तरह है, क्या इसमें क्या बड़ी बात है, पढ़ते किस तरह है, बहुत बड़ी बात है। एक फुल स्टॉप कॉमा से भी फ़र्क आ जाता है, एक में और शाल से भी फ़र्क आ जाता है। इसकी वर्डिंग अलग है, इसकी इंटरप्रिटेशन अलग है, इसको रीड करने का तरीका अलग है, इसको समझने का तरीका अलग है। जब तक आपको देखा वो दौर गया, हम जिस दौर में थे, मैंने जब पेपर दिया था 2014-15 की बात है, उस टाइम पे स्ट्रेट पेपर आता था, 1.5 लाइन के सवाल होते थे, 1.5 पेज में 100 नंबर का पेपर खत्म हो जाता था। आज आप देखें तो आपका 4 से 5 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होता है पूरा। इसका मतलब कि अब ICAP में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है CA फाइनल को पूरा ओपन बुक ले गए, सही ओपन बुक ले गए, उसमें अब केस स्टडीज़ वगैरह में भी जाएंगे ये लोग। तो ज़ाहिर है अगर यहाँ बिल्कुल हलवा दे देंगे तो आप वहाँ जाके फंस जाएंगे। और ये इन ऑर्डर कि आप वहाँ जाके ना स्टिक हो, ना स्टक ना हो वहाँ पे कि यार फंस के रह गया, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये लॉ को पढ़ते किस तरह, सॉल्व किस तरह करते हैं, तो वो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको एक टफ टाइम चैलेंज दे रहा है। क्योंकि पहले ये भी सिंपल था फाइनल, तो ये भी सिंपल था, अब ये इन्होंने टफ कर दिया। तो रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट जो आपने पढ़ते हैं ना, ये सेट रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट भी इसका आ रहा है, इसका अफेक्ट पीछे भी आ रहा है। जैसे अगर मैं पहले के FAR 1 के पेपर्स की बात करूं तो बिल्कुल मतलब कोई इतनी बड़ा चैलेंज नहीं होता था। आज के FAR 1 FAR 2 की बात करूं तो एक डिफरेंट पेपर है, बिलखसूस FAR 2 में वो अच्छा खासा एक टफ टाइम देता है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको होगा इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, ये कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ और मेमोराइज। देखो ड्राफ्टिंग, अगर तरह आप लोग एक चीज़ सुनते होंगे, ड्राफ्टिंग। देखिए ड्राफ्टिंग जो है ना अकेले कुछ नहीं होती, ये दोनों आपके अच्छे ही ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। देखिए आपने जो है 12 साल पढ़ा है, या ओले वाला बच्चा 13 साल पढ़ के आता है, यार हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 2-3 लाइनें ना लिख सके अंग्रेजी की। ड्राफ्टिंग की अंग्रेजी लिखना है ना, हाउ इज इट पॉसिबल कि यार आप लोग 3 लाइनें ना लिख सकें। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लोग अंग्रेजी के 3-4 जुमले या 3-4 लाइनें ना लिख सकें। बिल्कुल लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग में सिर्फ अंग्रेजी थोड़ी लिखनी है आपने। जब तक आपको कंटेक्स्ट नहीं पता होगा किसी चीज़ का, बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, आप कैसे उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक CA की क्लास चल रही है, मैंने आपको बोला कि यार ऐसा करो, आप ना मिनट्स बना लो इसके। मिनट्स पता है ना क्या होता है कि एक समरी बना लो उसके कि यार मैंने क्या बोला, आप बना लोगे जो आपको पता आपकी फील्ड। यही है कि इंजीनियरिंग का बच्चा ला के बिठा दो, उसको बोलो यार FAR 1 की क्लास चल रही है, इसके एक मिनट बना के बता दो, क्या बनाएगा। हो सकता है उसकी अंग्रेजी आपसे अच्छी हो, लेकिन क्या उसको बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ये यहाँ क्या लिखा जा रहा है, ये सब क्या है, तो क्या बनाएगा। या आप उसकी क्लास में जाके बैठ जाएंगे, आपकी अंग्रेजी भले से उससे अच्छी हो, आप O लेवल्स में आपके डिस्टिंक्शन आई हो इंग्लिश में, लेकिन फिर भी आप जो है कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं वो सब चीज़ें क्या लिख रहे हैं वो यहाँ पे बोर्ड पे। तो वही अंग्रेज़ी जानना इसमें कोई वो नहीं है। ड्राफ्टिंग से अक्सर बच्चे समझते हैं कि यार हमारी अंग्रेज़ी का इससे ताल्लुक है, इसका ताल्लुक अंग्रेज़ी से कतई नहीं है, इसका ताल्लुक प्योरली आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ से है। जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ होगी उतनी ही अच्छी आपकी जो है ड्राफ्टिंग होगी। जितना अच्छा आप पढ़ना सीखेंगे, जितना अच्छा आप इसको लॉ को पढ़ना और समझना सीखेंगे, उतनी ही अच्छी जो है आपकी ड्राफ्टिंग स्किल होगी। ये की है, इस पर हम काम करते हैं। अगर आप मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके, तो मैं करता क्या हूँ, शुरू में बड़ा हम स्लो चलते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 इज़ द बेस। 1 आपके सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम कंपनी बनती किस तरह है वो देखेंगे। एक ओरिजिनल कंपनी, एक जो दुनिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो ऑपरेट कर रहा है, वो फॉर्मेशन उसकी किस तरह होती है, वो एक कानूनी हैसियत कैसे इख्तियार करता है, वो हम जो है उसमें देखेंगे कि उसकी कैसे कानूनी हैसियत इख्तियार होती है। वो वहाँ हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक बेस है।
मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जो ये चैप्टर समझ गया, जिसने इस चैप्टर के पास पेपर कर लिया, उसने पूरा लॉ कर लिया। जो ये नहीं समझ सका, जो ये नहीं पढ़ सका, उसने कुछ भी नहीं किया आगे जाके। ये मेरा 3 साल का तजुर्बा है कि जिस बच्चे ने शुरू की 6-7 क्लासें तरीके से ले ली और चैप्टर नंबर 1 और 2 खत्म हो गया उन 6-7 क्लासेस में, उसने तरीके से पास पेपर उसके कर लिए, वो आगे लॉ में नहीं फंसता। जो बच्चा इसको, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 2 में बार बार कहता हूँ यार ये देखो टकरा कि यार ये हमारी रीढ़ की हड्डी, ये हमारा कोर जो है चैप्टर है। ये जिसने समझ लिया आगे की सारी चीज़ें थ्रू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। फिर थ्रू के बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो हमारी स्पीड भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। पहले अगर आपके इतने सवाल होते हैं तो वो इतने पे आके श्रिंक हो जाते हैं। इस सेशन में जो सबसे ज़्यादा अपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपकी अटेंडेंस मेक श्योर हो, सही है ना, क्योंकि देखें आप मिस करेंगे क्लासेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बनेगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, पास पेपर में फंसेंगे। पास पेपर में फंसेंगे इसका मतलब ये चीज़ में फंस रहे हैं। ये चीज़ ही अल्टीमेटली आपको पेपर पास कराएगी। और इस चीज़ की बेस क्या है? ये इसकी बेस है। ये अच्छी तो ऑटोमेटिकली ये अच्छी तो ऑटोमेटिकली आपका पास पेपर्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और अल्टीमेटली और आईकेएस का पेपर इस दफ़ा भी मीडियोकर आया है। 70-80 नंबर उसने बिल्कुल स्ट्रेट दिए थे, 15-20 नंबर उसने बस थोड़ा सा घुमाए। वो अगर आप इग्नोर भी कर दें, वो अगर आप उसमें 50-20% नंबर भी ले लें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बाकी पेपर निकल जाता। लेकिन अगेन इतने सीधे सवाल नहीं होते। थोड़ा सा पिक कर लिया आपने, वंस वी हैव पिक द क्वेश्चन, और ये फिर वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बिल्कुल एक आसान ड्राफ्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। ड्राफ्टिंग इज द की, स्ट्रक्चर करना आंसर को इज द की। लॉ में स्टेप्स बहुत मायने रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैं एक साथ देता हूँ बच्चों को कि आपको अम्मी ने कहा कि यार जाके ना दुकान से दही ले आओ। अब आपने स्टेप्स लिखने, आप कैसे लिखेंगे? मैं अम्मी से मैंने पैसे लिए, जैसे बिल्कुल इसी तरह लिखना होता है। अम्मी से पैसे लिए, मैंने चप्पल पहनी, मैं चप्पल पहन के मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के मैं घर से बाहर निकला, मैं घर से बाहर निकल के मैं दुकान पे गया, दुकान वाले को मैंने ये बोला ये चाहिए, दुकान वाले ने मुझे चीज़ दी, मैंने उसको पैसे दिए, मैं वापस आया, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने जाके अम्मी को दे दिया और बाकी पैसे दे दिए। बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना। आप अगर आप डायरेक्ट लिखे मैं दुकान गया, मैं दुकान से मैंने ये लिया, मैंने उसको पैसे दिए, मैं आ गया, अम्मी को दे दिया, आपके नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आगे पीछे भी नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप पहले सिनेरियो बनाना होता है। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप आपको उसको लिखना होता है, क्योंकि लॉ में स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। कि आपने पहला आपको लीगल एस्पेक्ट से टेस्ट कर रहे हैं ना आपको। मैं आप बोलो मैं पहले जो है, अब एक जैसे मिसाल के तौर पे जनरल सी बात है, कोर्ट का केस है, आप पहले वकील हायर करोगे ना। आप बोलो मैं डायरेक्ट कोर्ट चला गया, तो वो फिर आप सेकंड स्टेप में लिखो मैंने वकील हायर किया, तो वो बोलेगा यार तो सीक्वेंस ही आउट हो गई। वो आपको उसका नंबर काटेगा, वो लाजमी नंबर काटेगा, सही है। एक चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ, बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। नेगेटिव मार्किंग आईकेएस में बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती क्या ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पता नहीं होता कि व्हाट इज़ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग ये होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके 5 MCQs हैं, सही है, 6 MCQs हैं, चलें 6 MCQs हैं, और आपने 1 जो है वो सही किया, 2 जो है वो गलत किया, 3, 4, 5, 6 ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये आपने गलत किया। नंबर कितने आने चाहिए? 4 आउट ऑफ 6 ना, 4 आउट ऑफ 6 आने चाहिए। ये कहलाती है नॉर्मल मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है भाई? हर गलत पे 1 नंबर कटेगा, और और जो आपने जो हर सही पे 1 नंबर मिलेगा, 4 हो गए, और हर गलत पे 0.5 नंबर कटेगा। हर सही पे 1 नंबर मिला और हर गलत पे 0.5 नंबर कट गया आपका। अब कितने नंबर हो गए आपके? 3 हो गए, 3 आउट ऑफ 6। दिस इज नेगेटिव मार्किंग। ये आईकेएस नहीं करता। लेकिन अब आपने एक सवाल लिखा, जवाब लिखा, आपने जैसे स्टेप्स चल रहे हैं, सही है, स्टेप्स चल रहे हैं, आपने 1 लिखा, 1 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 2 लिखा, फिर आपने 7 लिख दिया, पूरा आपका टेस्ट। अब ये सारे सही हैं, ये सारे सही हैं, लेकिन फिर भी वो आपको 5 में से 5 नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, क्योंकि आपने ऑर्डर खराब कर दिया। सब सही लिखा आपने, एंड दिस इज नॉट नेगेटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग के एम्बिट में नहीं आता कि आप ये नहीं कह सकते आईकेएस में नेगेटिव मार्किंग कर दी, मैंने सब सही लिखा था। नहीं, आपने सब सही लिखा था, लेकिन आपने ऑर्डर जो है उसका गलत लिखा है। आपने स्टेप के बाद स्टेप 2 लिखना था, आपने 4 लिखा, 4 के बाद आपने 3 लिखा, सारे आपने ऑर्डर लिख दिए। अब उसकी कॉल है, वो आपको जो है या तो 1 नंबर काट लेगा भाई स्टेप्स के, या अगर सवाल की सिवियरिटी ज़्यादा है, आपकी ऑर्डर जो आउट होने से बिल्कुल ही मायने ही चेंज हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके 2 नंबर भी काट ले।
ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लॉ में सबसे अच्छी जो बात वो होती है कि लॉ में उसके अगर आपने चीज़ लिख दी, ऑडिट हो गया या आपका MFA हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल होते हैं ना, आपने एक ऑडिट का स्टेप लिखा, वो कह रहा है यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाला स्टेप है यार, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, 1 में से 1 नहीं दे रहा, मैं उसको 0.5 दे रहा हूँ, ये उसका राइट है। लॉ में ये ऑप्शन नहीं है उसके पास। लॉ हो गया, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हो गया, टैक्स हो गया, उसमें ऑप्शन नहीं है। क्यों? आपने लिख दिया, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, उसकी जजमेंट को, क्योंकि एक चीज़ फॉलो हो रही है, किताब फॉलो हो रही है। आपने जिससे लिख दिया उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो आपकी चीज़ को चैलेंज करे। ही इज़ बाउंड टू गिव यू नंबर। अगर वो सही लिखा है, उसकी अंग्रेजी, उसकी सब चीज़ें सही है, जुमला सही है, तो वो बाउंड है। ये चीज़ ऑडिट में नहीं दिखेगी आपको। आप इसके जाके जो है एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे सवालों में लिखिएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ये इस तरह के कमेंट्स आपको ऑडिट और उसमें कम दिखेंगे। 8-10 नंबर के सवाल हैं, उसमें स्टेप्स लिखने, ऑडिट के स्टेप्स लिखने। अब आप लिख रहे हो, वो कह रहा है यार ये तो रेलिवेंट ही नहीं है, या वो कह रहा है तो बहुत बचकाना है, ये तो रिपीट कर दिया इसने टेक्निकली। MFA में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इस सब्जेक्ट में ये चीज़ नहीं हो सकती। ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको ये वाली चीज़ इसमें नहीं दिखेगी। समझिए आप? अच्छा, अब ICAP के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जो हमारे जो कोर्स की फॉर्मेशन है, थोड़ा सा उसको मिटा देता हूँ, या कोर्स जिस तरह हमारा चल रहा है, हमारी कंपनी, एक तो इंट्रोडक्शन आ गया, सही है, ये एक चीज़ है। इसके बाद हम सीखेंगे कंपनी फॉर्मेशन। सही है। फिर इसमें कुछ कंप्लाइंसेस आएंगी कि भाई कंपनी को क्या क्या करना है, किस किस कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर इसके बाद आएगी एक छोटा सा फ्लेवर वो देगा कंपनी की वाइंडिंग अप का, कि कंपनी बन किस तरह होती है। ये 4 हिस्सों में, ये पूरी बेसिकली किताब ही 4 हिस्सों में टूटी हुई जो लॉ है। लेकिन अगेन आप लोगों के पास जो पूरी लॉ है, इंशाल्लाह पूरा जो है वो CA फाइनल में टेस्ट होगा। यहाँ करीब 15-20% है ये कोर्स। ये कोर्स बहुत छोटा है, ये कोर्स बहुत छोटा है। आप मैं क्या करवाता हूँ, मैं शुरू से ही चीज़ करवाता हूँ कि बच्चों को बोलता हूँ भाई सिर्फ शुरू में 3 महीने सिर्फ पढ़ना है, हमने कोई चीज़ याद नहीं करनी, क्योंकि चैलेंज ये है, ये ये आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार। 80-70 पेज याद करना कुछ भी नहीं है। आज हम किस महीने में खड़े हुए हैं? हम खड़े हुए मार्च में, तो ये आपके पेपर कब होंगे? सितंबर में। अगर आप जुलाई की 15 तारीख के बाद भी याद करना शुरू करें तो 15 दिन का कोर्स भी नहीं है। अगर रोज़ाना के आप अगर 5 पेज भी याद करते हैं तो अगर आप 15 दिन में आराम से 75 पेज याद करके किताब को क्लोज कर देंगे। असल हमें जो सीखना है ना, वो लिखना सीखना है। मैं बच्चों को मना करता हूँ कि शुरू के 3 महीने कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों ने मेरी सुन के चले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पासिंग रेशो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो मैं जो चीज़ समझता हूँ वो ये कि टीचर का या लॉ में जो सबसे बड़ा जो मसला है वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग का है, टीचर के पढ़ाने का नहीं है। सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पे है, कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसको पढ़ना किस तरह है लॉ, उसको वो सिखाना है। सिर्फ लॉ को पढ़ाना नहीं है। अगर पढ़ाना मेरे लिए बड़ा आसान है, किसी भी टीचर के सामने आए आप रीडिंग करके चले जाए, ये यूं क्यों लिखा है, ये यूं क्यों लिखा है, यूं होता तो क्या होता, इसका क्या मतलब है। चैप्टर नंबर 2 में आप देखोगे, आपको लगेगा यार इतना स्लो चल रहे हैं क्या है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 ही में सब कुछ है। सारी अंडरस्टैंडिंग की जड़ उसमें, वो पढ़ना सीख गए, वो समझ गए आप सही तरीके से, आपको समझ में आ गया कि लॉ किस तरह पढ़ते हैं और लॉ को समझते किस तरह। इसके बाद पूरे किताब में कुछ भी नहीं रखा हुआ, सिर्फ आपको समझ के याद करना होगा। इसके बाद असल चैप्टर नंबर 2 में आप फंस गए, आपने इजी लिया चैप्टर नंबर 2 का, आपने कहा यार इतना स्लो चल रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। चैप्टर नंबर 2 से बड़े चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 के आधे टाइम में होंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 से बड़े सब्जेक्ट जो बड़े चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 के आधे टाइम में होंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में बेस है, सारा जिसे कहते हैं ना मवाद उसके अंदर है, वो आपके लिए क्लिक कर गए, वो आपने कर लिया, तो इसका मतलब आगे किताब में लिटरली कुछ नहीं है। 6 क्लासों बाद जब आप मेरे साथ बैठेंगे तो आप ये चीज़ खुद को हाँ करेंगे। शायद अभी आपके पहली दफ़ा लॉ पढ़ रहे हैं, मैं 7वीं दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, तो ज़ाहिर है आपके लिए तो एक नया एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब आप 6-7 क्लासें गुजर जाएंगी तो आप खुद बोलेंगे यस सर कि बाकी ये चीज़ जो है जो आपने कही थी वो सही कही थी।
चैप्टर नंबर 2 इज़ द की। 1 तो जैसे कि इन्फो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम देख के गुजर जाएंगे, 2 क्लासों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन असल चैप्टर नंबर 2 है और 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए चैप्टर नंबर 2 से, जो कि ये बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है, ये 2 है, ये फिर आगे के चलने 3 से लेके 8 तक चलेगा, ये आखिरी 9 चैप्टर है वाइंडिंग। यूँ हमने किताब को तोड़ा हुआ है। बुक आपको दे दी जाएगी, शुरू में नोट्स फॉर्म में दिया जाएगा, इंशाल्लाह ईद के बाद जो आप लोगों को पूरी कंपाइल्ड बुक, अपडेटेड बुक, अगर नोट्स जो दिए जाएंगे वो भी अपडेटेड ही होंगे, अपडेटेड बुक दे दी जाएगी। 5 साल के इसके अंदर पास पेपर्स होते हैं। हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि हम पहले क्लास में खुद पढ़े, पहले चैप्टर खत कंप्लीट किया, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको दिया गया, जैसे आज मिसाल के तौर पर एक पीर है, हमने कहा भाई नेक्स्ट क्लास बुक को होगी, आप चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, आप पास पेपर करके हैं। अब आपकी सीरियसनेस बताएगी कि आप कितने कमिटेड हैं टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, आप पास पेपर करते हैं नहीं करते, वो आपकी फिर कमिटमेंट है। आप पास पेपर करके आएंगे, सही है, नेक्स्ट क्लास में हम सवाल बाय सवाल आपके पहले पेपर चेक करेंगे कि आपने क्या लिखा, सही है, फिर मैं अपने सोल्यूशन बताता हूँ। मैं सोल्यूशन कभी भी देता नहीं हूँ, जानबूझ के नहीं देता, कि अगर सोल्यूशन ही दे दिया तो बच्चे की मोटिवेशन क्या रहेगी। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर ये दे दें, कभी भी नहीं देता। मेरा 6 बैच होगा, मैंने आज तक किसी को एक तस्वीर भी खींच के नहीं दी उसकी। मैं पूरी लिखवाता हूँ यहाँ पे कि भाई ये रहा इसका जवाब, सही है, और फिर जो है उससे आप लोग भी, आपका आंसर भी कंपेयर हो जाता है, सही है, और यूँ हम एक चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। 5 साल के पास पेपर हम करते हैं, सही है। 5 साल में जो बिल्कुल लेटेस्ट अटेम्प्ट होती है वो जानबूझ के मैं शामिल नहीं करता हूँ, किताब में भी आपको नहीं दिखेगी। स्प्रिंग 2023 के पास पेपर इसके अंदर नहीं होंगे, अभी तो इसमें ऑटम 2022 के भी नहीं होंगे, लेकिन वो मैं डाल दूंगा, लेकिन ये कोर्स अपडेटेड है। सो ये स्प्रिंग 2023 के पेपर्स आपको नहीं दिखेंगे जानबूझ के, क्यों, क्या कि ये एक सवाल आप भी छोड़ेंगे, आप भी नहीं करेंगे। अभी जब पूरा आपका कोर्स खत्म हो जाएगा जुलाई में, जाके आप 2023 का पेपर उठाएंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। बिल्कुल एक लेटेस्ट अटेम्प्ट होगी वो, आई के आपके एग्जामिनर का ट्रेंड भी पता चलता है, उसका माइंड सेट भी पता चलता है। तो ये आपके लिए एक तरीके से एक सेकेंड मॉक होगा। एक मॉक तो टीचर लेता है, ये एक सेकेंड मॉक आपका होगा। फिर आप इसको करके चाहें तो टीचर से चेक कराएं, चाहें तो आप खुद ये मैच कर लें। अगर आप अगर सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको इतना ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके अंदर कि 70-80% पेपर तो आप बोलेंगे यार तो सही है, बस मैंने देख लिया, कर लिया, मैंने देख नहीं लिया, कर लिया। हो सकता है 3-4 सवाल आप टीचर से बोले यार सर ये चेक कर लें, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, सही है। 5 साल के पास पेपर हम करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं 15 साल के करेंगे, 10 साल के करेंगे, उसमें बीच बीच में 2-2 साल छुड़वा के एक सवाल कराया, ऐसा नहीं। इसमें पूरी ये किताब मौजूद है, इसमें ये इस तरह से ही मैं बना के पढ़ाता हूँ, और मैं 5 साल के पास पेपर इसके अंदर पूरे मौजूद हैं। ये हमारा इसमें तरीक़ेकार होगा पूरा पढ़ने का। अगेन आई रिपीट, मैं सबसे ज़्यादा जो मेरे पास, देखो मैंने जितने भी 6-7 अटेम्प्ट जो मैंने पढ़ाई हैं, 6 अटेम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली, मेरे पास ज़्यादातर बच्चा ही वो आया है जो 3 दफ़ा रुक गए, 2 दफ़ा रुक गए, 4 दफ़ा रुक गए। 4 वाले तो 1-2 ही थे, लेकिन 3-2 वाले मेरे पास मेजॉरिटी थी। जब बच्चे जब पेपर रुक जाते हैं, वो 1-2 टीचर से पढ़ भी चुका होता है, वो एक नई चीज़ ट्राई करता है, तो थोड़ा सीरियस भी हो जाता है यार अब तो इतनी दफ़ा रुक गया, फिर तो सीए करना या तो नहीं करना वाली बात है ना। तो वो फिर सुन के पढ़ लेता है कि चलो टीचर जिस तरह कह रहे हैं उसको सुन लो, तो वो एंड में बड़ा परफेक्ट हो जाते हैं, फिर निकल भी जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि जो बच्चे आगे बैठते हैं और जो सीरियसनेस के साथ, डेडिकेशन के साथ, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, ये आपका सब्जेक्ट टाइम ज़्यादा नहीं लेगा। आप टाइम ज़्यादा दें FAR2 को दें, आप टाइम ज़्यादा दें MFA को दें, आप बाकी सब्जेक्ट को टाइम दें, इसमें टाइम चाहिए ही नहीं। सिर्फ क्लास में आके आपने बैठना है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपने उसको एक दफ़ा पढ़ना है, पढ़ के देख के सवाल सॉल्व करने। मैं कह रहा हूँ याद नहीं करना, याद करना ये वो आर्ट है जो आप क्लास 1 से सीखे हुए हैं, सीखते आ रहे हैं और आपने इंटरमीडिएट तक किया है। याद करना कुछ भी नहीं है। मैं अगले 15 दिन का आपको टास्क दूँगा, ईद के बाद आप ये याद करके दिखा दें मुझे, आप याद करके दिखा देंगे, कुछ भी नहीं। 70-75 पेज याद करना, 80 पेज याद करना। असल जो चैलेंज है वो चैलेंज है इसको समझना, लॉ को समझना, लॉ को पढ़ना सीखना और लॉ को सॉल्व करना। शायद ये बातें मैं ऊपर से गुजर रही हूँ कि क्या ये बचकाना बात है, क्या अजीब बात है। 6 क्लास से सिर्फ मेरे साथ बैठ गए, सारी मेरी बात भी प्रूव हो जाएगी कि हम किस तरह बेस बनाते हैं। मेरी बात ये भी प्रूव हो जाएगी कि लॉ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ये भी बात प्रूव हो जाएगी कि ड्राफ्टिंग स्किल डज नॉट डिपेंड अपॉन योर इंग्लिश। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, आप बहुत तुर्रम खान है, लेकिन आपकी ये चीज़ कमज़ोर है, आपकी ये चीज़ कमज़ोर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दिस इज़ द बैकबोन। लॉ को पढ़ना समझना किस तरह से, ये बैकबोन है। ये अच्छी तो ये अच्छी, ये चीज़ जो है आपने मेक श्योर करनी है, सही है। आओ एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं हल्का सा।
मैं ये चीज़ जब पढ़ाता हूँ ये चीज़ नहीं देखता कि कौन कितने बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे बैठे हो, 1 बच्चा बैठा हो, 2 बच्चे बैठे हो, मेरी डेडिकेशन सेम होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डेडिकेशन है, कि आप अगर बिल्कुल आप यार मैं अकेला हूँ या मेरे साथ सिर्फ 2 बैठे हैं, मेरे साथ सिर्फ 3 बैठे हैं, वो फिर आपकी डेडिकेशन डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डेडिकेशन है। मेरी डेडिकेशन में, मेरी कमिटमेंट में फ़र्क नहीं आता। चलिए हम सिंपल सी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास वैसी इंट्रोडक्टरी थी कि आपको कोर्स आउटलाइन बता देना और थोड़ा सा हम लोग किस तरह पढ़ेंगे वो बता देना, ये था मकसद। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वहाँ से हम फुल फ्लेज जो है वो स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ मैं आपसे जनरल पूछता हूँ कि अगर कोई भी बंदा एक कारोबार स्टार्ट करना चाहे, जनरल अगर देखो लॉ में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 में बहुत पार्टिसिपेशन होगी, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में बहुत पार्टिसिपेशन होगी, 2 में कम्युनिकेशन बहुत होगी, क्योंकि अगेन सब चीज़ें समझो। हम कहा कोर्स जो है वो 1 और 2 का जो है वो 15-20% है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाइज और जैसे को इम्पोर्टेंस वाइज ही मोर देन 50% है, क्योंकि बेस और सारी चीज़ें इसमें ही। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई भी, मैं जैसे मिसाल के तौर पर आपको 10 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए आपके पास, जितना भी आपके पास एक्स अमाउंट है, अब आप कह रहे हैं यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे कुछ जो है कारोबार करना है, तो क्या क्या तरीके हैं आप उससे उस पैसे को यूटिलाइज करके कारोबार किस किस फॉर्म में कर सकते हैं? एक तरीका आप लोग पढ़ के हैं बिजनेस लॉ में, क्या तरीका था वो? पैसों को इन्वेस्ट करना नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन सा तरीका आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा था कि यार किस तरह से मैं कारोबार को स्ट्रक्चर करूं कि मैं कुछ कर सकता हूं? सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपने बिजनेस लॉ में नहीं पढ़ा, लेकिन ये एक तरीका है। पार्टनरशिप, बिल्कुल। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? देखो सोल प्रोप्राइटर क्या हुआ? ये तो मिसाल के तौर पे आपकी दुकान है, मोबाइल मार्केट में मोबाइल की दुकान है, आप टैक्स में रजिस्टर्ड हो, FBR में रजिस्टर्ड हो। चलो FBR वाली कन्फ्यूजन से आपको नहीं रखते। आपकी दुकान है, आप जो है माल खरीदते हो, माल बेचते हो, आप अपना एक ईमानदार शहरी हो, आप टैक्स पे करते हो, सही, टैक्स पे करते हो। FBR की बातें नहीं कर, टैक्स पे करते हो, तो वो क्या कहलाएगा? आप सोल प्रोप्राइटर, आप अकेले ही उसके मालिक हो, आप होलसेल, आप सही है। नंबर 2 क्या है, इसको पढ़ भी लेंगे यहाँ से, पार्टनरशिप। 1 और मोर पर्सन, पर्पस क्या हो? टू अर्न अ प्रॉफिट। बिजनेस का मकसद हो, बिजनेस का मतलब क्या? प्रॉफिट। बिजनेस रिलेशन में एंगेज्ड हो, सही, दोनों का मकसद एक ही हो, तो ये क्या? पार्टनरशिप भी क्या? पार्टनरशिप क्या? एक फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है कि भाई आप क्या आप जो है 2-3 लोग मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक डीड बनाते हैं अपने आप को और एक दूसरे को बाउंड करते हैं उस डीड के तहत, और ये जो है आगे कारोबार करते हैं। ये एक लीगल स्टेटस होता है पार्टनरशिप का, सही है। नंबर 3 क्या कहेंगे और क्या सकते हैं? हाँ, कंपनी जो है ये तीसरा हो गया। ये 3 ही हमारे पास जो है लिखे हुए हैं। सोल प्रोप्राइटर, सोलिसिटर क्या होता है? देखो इसका जो है बिजनेस जो है, क्योंकि ये किसी के पास रजिस्टर्ड नहीं होता। अब जैसे आपके जानने वालों में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में जो दुकानें हैं, कहा उनसे आके पूछो भाई तुम कहाँ रजिस्टर्ड हो गए? मैं कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, रिक्वायरमेंट भी नहीं है लॉ की। कारोबार करने के लिए ज़रूरी थोड़ी कंपनी या पार्टनरशिप बनाना, लेकिन इंसान नॉर्मल जाके दुकान खोलना चाह रहा है, को मार्ट खोलना चाह रहा है, किसी भी तो बड़े से बड़ा बिजनेस या छोटे से छोटा बिजनेस आप ये कर सकते हैं। इम्तियाज़ कितना बड़ा सेटअप है, अरबों रुपए की सेल है, अरबों रुपए की, सही है, काउंटलेस, सही है, लेकिन क्या है? सोल प्रोप्राइटर। इम्तियाज़ इज अ सोल प्रोप्राइटर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, जो जिसमें ऑपरेट करता है रिटेल बिजनेस में, सबसे बड़ा नाम है। चेज वगैरह सब इससे छोटे ही है ना। उसकी एक आउटलेट की कराची की सेल शायद पूरे चेज के बराबर हो, जितने भी चेज कराची में ऑपरेट कर रहे हैं। कितना रश होता है ग्रोसरी का, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, ऐसा लग रहा था बढ़ रही है। तो लॉ बाउंड नहीं करता आपको कि आप सोल प्रोप्राइटर बने, पार्टनरशिप क्या करें, कंपनी करें। ये मीन्स ऑफ डूइंग बिजनेस है। यहाँ पे आपका कारोबार जो है रजिस्टर्ड नहीं होता। क्या मतलब कारोबार रजिस्टर्ड नहीं होता? आप किसी अथॉरिटी के एम्बिट में रहते हुए काम नहीं करते, सही है। यहां पे क्या है? आपका कारोबार जरूर रजिस्टर्ड होता है,
लेकिन यहाँ पे आपकी कोई कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं, आप खुद अपने आप को बाउंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। जैसे मिसाल के तौर पर आप किराए पे रहते हैं, आप किराए पे घर लेने गए, आपको उसने बोला यार अग्रीमेंट करना पड़ेगा, आपने कहा सही है 11 महीने का अग्रीमेंट होता है। और वो 11 महीने का अग्रीमेंट जो है आपने एक तरीके से अपने आप को और वो सामने वाले को बाउंड कर दिया कि भाई ये किराया होगा, आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि आप बाद में हमें रिफंड कर देंगे जब हम जा रहे होंगे। ये किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं आया। कल कोई चैलेंज होगा भी तो कोड ऑफ लॉ में चैलेंज होगा, और कोई अथॉरिटी नहीं है इसकी, सही है। सिमिलरली पार्टनरशिप जो बनती है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये किसी अथॉरिटी के अंदर रेगुलेट नहीं होती, इसको कोई रेगुलेट कोई अथॉरिटी नहीं करती। ये कल को दो पार्टनर्स लड़ पड़े तो ये कोर्ट में जाके केस करेंगे एक दूसरे पे, वो रिजॉल्व करवाएंगे, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके अंदर, सही है। ये आया आप कंपनी जो है ये एक अथॉरिटी के तहत जो है ये बनती है, अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है, वो अथॉरिटी आपकी SECP कहलाती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपको पूरे लॉ में ये वाला वर्ड दिखता रहेगा, कमीशन मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही है। तीनों में क्या फर्क है, सीएस यहाँ और यहाँ आपका बिजनेस कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, सही है। यहाँ कोई आपको रेगुलेट नहीं कर रहा, ये एक अकेला बंदा कर रहा है, ये मोर देन वन बंदे मिलके कर रहे हैं। यहाँ भी एक और बंदा जुड़ जाए तो ऑटोमेटिकली इसमें फॉल कर जाएगा। याद है पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप नेसेसरी नहीं कि राइटिंग में हो, याद है कुछ थोड़ा बोला, इम्प्लाइड भी हो सकती है। हम दोनों ने कहा चलो यार हम वहाँ से 100 मोबाइल फ़ोन मंगवाते हैं, दोनों मिलके भेज देते हैं, कोई राइटिंग में कोई कागज़ में नहीं है, जस्ट एक मैसेज और कॉल पे बात हुई है, ये भी पार्टनरशिप होगी, याद है ना, अभी पढ़ा है। तो ये एक अकेला बंदा है, ये 1+1 हो गया, सही है। यहाँ जो है 1 2 4 100 काउंटलेस हो सकते हैं, ये हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे किस तरह से चलता है। ये जो है एक अथॉरिटी के तहत जो है इसको रेगुलेट करी, इसके ऊपर एक जैसा इस तरह आप लोग हैं, आप लोग एक अथॉरिटी के एक इदारे के अंदर आते हैं, वहाँ इधर के ICAP, ऑडिट फर्म्स भी एक जो है एक तरीके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, अलग चीज़ें, लेकिन एक इदारे के अंदर आती है, सही है। तो ये जो है कंपनी जो है ये जिस इदारे के अंदर आती है, जो इसको रेगुलेट करता है, जो इसको बनाता है, वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही है। आइए इसको पढ़ते हैं। कंपनी की डेफिनेशन में जब हम पहुंचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लॉ किस तरह पढ़ते हैं। एक छोटा सा एक फ्लेवर मिलेगा डेफिनेशन के अंदर, छोटा सा एक फ्लेवर मिलेगा। सोल ट्रेडर को रीड करते हैं। सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन्स हिज और हर ओन बिजनेस। द लॉ डज नॉट रिकग्नाइज द बिजनेस। लॉ बिजनेस को रिकग्नाइज क्यों नहीं करता? द लॉ ओनली रिकग्नाइजेज द इंडिविजुअल हु रन्स इट। क्यों लॉ बिजनेस को रिकग्नाइज नहीं करता? अभी मैंने बताया है, बताओ क्यों लॉ रिकग्नाइज नहीं करता बिजनेस को? अथॉरिटी नहीं मतलब अगर वो मसला हो जाता है इसमें। अब बस आप समझ सही गए लेकिन बोल सही नहीं रहे। ये सबसे बड़ा मसला होता है हमारे लॉ में। हमें पता है लेकिन हम सही चीज़ नहीं लिख रहे। अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एंड ड्राफ्टिंग। अगेन ये तो खैर पहली क्लास में मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जो असल मसला ही लॉ में यही है। बच्चा सही चीज़ समझता है लेकिन लिखता उल्टा है। आपने आप कहना सही चाह रहे हैं लेकिन आपके लफाजी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या पूछा कि बिजनेस को क्यों रिकग्नाइज नहीं करता? क्योंकि बिजनेस उसका कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि इसका बिजनेस कहीं भी रजिस्टर्ड, जो लिखा हुआ भी है रजिस्टर्ड नहीं है इसका बिजनेस कहीं। ये बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, सही है। लॉ ओनली इंडिविजुअल को क्यों रिकग्नाइज करता है? क्यों कह रहा है? मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारे बिजनेस को नहीं पहचानता। ये क्यों कह रहा है लॉ? कोई डिस्प्यूट या कोई गलत काम करता है तो वो उस बंदे को पकड़ेगा। चलो इनडायरेक्टली सही है। असल वो कहता है टैक्स के लिए। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे बिजनेस को नहीं जानता, तुम्हें जानता हूँ टैक्स के लिए। टैक्स क्योंकि भले से आपने कंपनी बनाई हो, आपने सोल प्रॉपर्टी बनाई हो, आपने पार्टनरशिप बनाई हो, लॉ कहता है भाई जो कमा रहे हो उस पर पैसा तो दोगे ना, सरकार को टैक्स तो दोगे ना। वो कहता है लॉ कहता है टैक्स तो दोगे ना भाई, तुम कंपनी बना, तुम ये थोड़ी कि तुम यहाँ हो गए तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ अलग, यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, टैक्स तो सब जगह देना पड़ेगा, सही है। The individual is liable for the debts of the business and is also personally liable for any breaches of the law by the business। वही आप वाली बात कि कोई भी ब्रीचेज उसने करी, कोई भी गलत काम किया तो खुद ही लायबिल है, खुद ही जिम्मेदारी है, सोल है ना, अकेला बंदा है, हर चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। एक तो आपकी दुकान है, आपने मुझसे माल लिया, पैसे आपने देने ना, आपके अब्बू या आपके भाई या चाचा थोड़ी देंगे,
वो कह रहा है डेट्स ऑफ द बिजनेस के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, पर्सनली लाइबल है। आपके पास ऐसा नहीं है तो मैं आपकी घर की कोई चीज़ बेच दूंगा। यहाँ भी लाइबिलिटी उसी तरह अनलिमिटेड होती है जिस तरह यहाँ होती है। पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, याद है ना? लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है। अच्छा, उसके वो होता है पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना, मतलब पार्टनरशिप से मतलब मेरा पार्टनर ही था, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सही है। पार्टनरशिप में मैंने कह दिया सेपरेटली कवर्ड इन बिजनेस, मैंने अलग से नहीं बताया बिजनेस लॉ में, पूरा आप लोग पार्टनरशिप पढ़ के आए। अब देखो कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा कि लॉ में मैं क्यों कह रहा था कि यार लॉ को पढ़ना भी एक आर्ट है, लॉ को समझना भी एक आर्ट है। सही, बात वक्त एक लाइन में इतने सारी कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, बात वक्त पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं होता, हम स्ट्रेट पढ़ते हुए निकल जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ फुल ऑफ दोज लाइन्स जिसमें हर लाइन में कहीं ना कुछ ऐसी बात है जिसमें हम डिबेट भी करेंगे, हम टू वे कम्युनिकेशन भी करेंगे, समझेंगे भी। और देखिए इसमें एक चीज़ कह रहा है, कंपनी की डेफिनेशन में कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। सबसे पहले उसने कहा कि कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है। इसका क्या मतलब है? कानूनी हैसियत क्यों रखती है? क्यों रखती है कानूनी हैसियत? कंपनी को कह रहे हैं लीगल एंटिटी है। क्यों लीगल एंटिटी है? कि कंट्री जो है ना जो चलती है वो बेस ही कंपनी उसके इंडस्ट्री में करती है। नहीं, वो तो बेस पार्टनरशिप में भी कोई बड़ा कारोबार कर ले, सेम काम कर ले, वो भी पार्टनरशिप पे चल सकती है। क्यों कह रहा है कंपनी में लीगल एंटिटी? कंपनी लीगल एंटिटी इस वजह से कह रहा है ये प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत बनती है। इट इज फॉर्म्ड अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड डिसॉल्व या वाइंड अप अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ का कौन डिफाइन करता है? ये धारा आपका डिफाइन करता है। लीगल एंटिटी, कानूनी हैसियत है इसकी। इन दोनों की कानूनी कोई हैसियत नहीं है। इसमें जो डीड बनी है वो मेरे और आपके दरमियान बनी, जो चाहे लिख लूँ, इसमें जो चाहे नहीं लिख सकते। सही है। इसकी फॉर्मेशन का एक तरीका है, इसकी फॉर्मेशन में जो चाहे लिख लूँ, तुम्हें 10 दे दूँ, मैं 100 ले लूँ, 90 ले लूँ, इसमें एक अलग तरीके से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सही है। लीगल एंटिटी आ गया। नंबर 2 बात क्या कह रहा है? कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्यों कह रहे हैं भाई? ये क्या मतलब है इसका? ये मैं समझा देता हूं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब कंपनियां बहुत तरीकों से बनती हैं और हर कंपनी का एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होता है। शेयर होल्डर का हो, शेयर होल्डर पता है क्या होता है? कंपनी का मालिक। सही है। कोई कंपनी ऐसी होती है, हम आगे आगे पढ़ेंगे, एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी, आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी नोट मत करना। तो एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है पब्लिक लिमिटेड। इसमें जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 1 होता है। एक बंदा भी मिलके बना सकता है कंपनी। सही है। मिलके क्या मतलब? एक बंदा भी बना सकता है। इसमें 2 बना सकते हैं कम से कम, इसमें 3 बना सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम भी 1 होंगे, मिनिमम भी 1 होंगे, क्यों? सिंगल मेंबर है। इसमें मैक्सिमम 50 होंगे, इसमें मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड होंगे। सेट है? समझ में आया? कैसे समझ में आया? अभी तुमने पढ़ा ही नहीं है। मेंबर्स का पता चल गया। सही है। तो क्या करें? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेके बनाएंगे। यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है? सोल प्रोप्राइटर में एक इंडिविजुअल है, बस एक ही बंदा है और उसका कारोबार भी अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी क्या है? 2 और 10 और 20, कहीं 10 है कहीं 20 है। सही है। सही है। ये हो गया। और लीगल है, और इसमें क्या है? यहाँ पे पहली बात हमने क्या पढ़ी? लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी क्यों करें? इट इज फॉर्म्ड, बनती एक प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत है और खत्म भी एक प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम एक दिन रवा दिमाग घूमा, तुमने क्या तार लगा दिया, खत्म हो, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं कर सकते। ये चीज़ आप इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। बनाना भी एक प्रोसेस के तहत है, खत्म भी एक प्रोसेस के तहत होगी। सही है। फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्या बता दिया मैंने? टाइप ऑफ कंपनी आपने सेलेक्ट करी, आपने कहा मैं ये बनाऊंगा। सही है। कम से कम 2 होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। आपने कहा मैं ये बनाऊंगा, कम से कम 3 होंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? टू एंगेज इन एन ऑपरेट अ बिजनेस। ये अगेन वही पार्टनरशिप जैसी बात ही है। एंगेज इन ऑपरेट अ बिजनेस मतलब क्या? कंपनी बनाओगे, आपका मकसद प्रॉफिट होगा। आप खैराती, सरकारी इदारे के, खैराती और फलाही इदारों के लिए कंपनी नहीं बना सकते। सही है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक कंपनी बना रहा हूँ और मेरा काम जैसे ईडी है, ईडी सेंटर क्या है, मैं इसको कंपनी की शक्ल दे देता हूँ। नो, ही कांट डू दैट।
एक सेक्शन है कंपनी का जो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे वो अलाउ करता है कि आप फलाही इदारे के लिए काम करें। एक्सेप्शन है पूरे लॉ की, मैं पढ़ाऊंगा तो उसकी प्रैक्टिकल बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो उस तरह की ऑपरेट करती हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन, इंटायर जो कंपनी लॉ जिन पे अप्लाई होता है वो इस तरह की कंपनी है। वो कहता है कि तुम्हारा मकसद कारोबार होना चाहिए, कमाना होना चाहिए, कमा के शेयर होल्डर्स को देना, डिस्ट्रीब्यूट करना उनको, उनके पैसे के एवज उसको उनका रिटर्न देना। सही है। आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से हमने इसको देखा। कंपनी क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन थी, कंपनी लीगल एंटिटी फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज इन ऑपरेट ऑफ बिजनेस। 3 अलग अलग बातों पे सारी डेफिनेशन खड़ी हुई थी। सबसे पहली बात क्या थी, लीगल एंटिटी के कंपनी बनती ही एक लीगल एंटिटी क्यों कहलाई जाती है, इट इज फॉर्म्ड अंडर अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड डिसॉल्व, सॉरी एंड बाउंड अप अंडर अ प्रोसेस, डिसॉल्व नहीं, डिसॉल्व का वर्ड यहाँ यूज होता है, यहाँ वाइंडिंग अप यूज होता है, वाइंडिंग अप। सही है, आगे पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैंने बताया कि टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपके पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि भाई ये है तो कम से कम 3, ये है तो कम से कम 2, ये है तो 1, इसका मैक्सिमम भी 1 है, इसका मैक्सिमम 50 है, इसका मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। टू एंगेज इन ऑपरेटिव बिजनेस मतलब क्या, कि खैराती इदारा, फलाही इदारा नहीं बन सकते, आप बनाएंगे कारोबार करने के लिए और उस कारोबार का बेनिफिट आप उसके मेंबर्स को देंगे। डेफिनेशन ऑफ एक्ट कुछ भी नहीं है, बेकार सी डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी, बेकार सी नहीं है, इसमें वही बात लिखी हुई जो ऊपर है, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज पर। अगर कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं बताई और देखा कंपनी एक कंपनी है जो कि बनेगी इस पूरे लॉ में जहाँ जहाँ जो बातें लिखी है उसकी फॉर्मेशन के लिए, वो उसके तहत बनेगी। उसने कोई डिफाइन नहीं किया कंपनी को, गूगल करोगे डेफिनेशन मिल जाएगी, जैसे मैंने भी एक डाली हुई है। लेकिन लॉ कहता है कि कंपनी एक कंपनी है जो कि एक पूरे एक जो है प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत बनेगी। तो प्रोसेस ऑफ लॉ उसने पूरे आगे जाके लॉ में बताया हुआ है। इसको रीड करने के क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। सही है, चलें जी आगे बढ़ जाते हैं अगर सही है तो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आगे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक डेफिनेशन से कनेक्ट कर जाता है अभी, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये पार्टनरशिप बनता है तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड होती है। अग्रीमेंट जिसे कहते हैं, डीड का वर्ड सुना होगा ना लॉ में, बिजनेस लॉ में पार्टनरशिप डीड कहीं ना कहीं सुन पड़ा होगा या टीचर ने बताया होगा। हाँ, पार्टनरशिप के चैप्टर में कह रहा हूँ। डीड मतलब क्या, वो कागज़ जिसमें हमने लिखा है कि तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, ये तुम्हारे राइट्स हैं, ये तुम्हारी लायबिलिटीज हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से भी चीज़ें उठाई होती हैं, उसमें ड्यूटीज़, राइट्स, सही है, ये सारी चीज़ें उठा के उसके अंदर लिखते हैं। सही है। आपस में अगर आपको कुछ इस तरह का अपने दोनों पार्टीज़ के रिलेटेड कोई क्लॉसेस डालने तो वो भी हम डाल लेते हैं उसमें। तो यहाँ पे भी ये क्या है, इस तरीके से इसका लीगल डॉक्यूमेंट है ना, एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट है इसका। सही है। यहाँ पे भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसका 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सिर्फ सुन लो, आगे जाके चैप्टर नंबर 2 में इसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी जितना समझ में आता है समझ लो, क्योंकि डेफिनेशन से कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना ये चैप्टर नंबर 2 की पूरी कहानी है। सही है। 2 लीगल डॉक्यूमेंट इसके अंदर होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, सिंपल सी। कंपनी का नाम होता है, कंपनी का एड्रेस होता है, शेयर कैपिटल होता है, सही है, और कंपनी का क्या होता है, प्रोविंस वगैरह आ जाता है इसके अंदर। ये 4-5 चीज़ें इसके अंदर कंपनी की आ जाती हैं। सही है। ऑब्जेक्ट आ जाता है इसके अंदर। सही है। और ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसको आप समझने के लिए सिर्फ समझने के लिए डीड से लिंक कर सकते हैं कि कंपनी को क्या करना है, क्या नहीं करना, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये इसके अंदर आ रहा होता है। अब इसे समझने के लिए डिटेल में बहुत देखेंगे इसको आगे जाके, नेक्स्ट चैप्टर है ही इन चीज़ों पे। सही है। मेमोरेंडम आर्टिकल क्या होता है, कब बनता है, इसमें चेंजेस कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए क्या, मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जिसमें ये 4-5 चीज़ें आ जाए, नेम, एड्रेस, प्रोविंस, कंपनी क्या करेगी, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज, बिजनेस कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज से मतलब बिजनेस कौन सा होगा, क्या क्या बिजनेस में इंगेज होगी। इसमें क्या होता है, कंपनी व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, कंप्लायंसेस, क्या चीज़ करनी चाहिए, डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए। हाँ, कहने को कह सकते हैं एक हद तक, अभी सिर्फ समझने के लिए, आगे जाके हम आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज होगा जब हम इसको डिटेल में, इस पर 2 क्लासें हैं पूरी। सही है। उस वक्त अभी के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज समझ लें। सही है।
तो ये व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, और ये इसमें 4-5 स्पेसिफिक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आएगी, और ये मेमोरेंडम और आर्टिकल ये कहलाया जाता है। आयो वही क्लास है कब तक? 11:15 तक है ना बस। तो हम इसको सिर्फ थोड़ा सा कंक्लूड करके जो हम रैप अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम ये सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, ये टेस्ट हो सकती है। द बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी 4 नंबर की उसने दी है इस चैप्टर से, सही है। हमने देखे जो 1-2 चीज़ें बस मैं रिपीट करके ख़त्म करता हूँ, कंक्लूड करके, नोट रिपीट करके। क्या लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझना है, सही है। आप यही नहीं सोचें कि यार मैं इस तरह एक कागज़ को याद कर लूँगा, मैं पास से पास सॉल्व कर लूँगा। बेटर के इट्स टू लेट कि आप उस वक्त रिकग्नाइज करें जब आपकी चीज़ें हाथ से निकल जाएं और 2-3 सब्जेक्ट भी आपके साथ खड़े हुए हों। इससे बेहतर है आप मार्च अप्रैल में समझ के टीचर को फॉलो करें। आप 1 महीना मुझे फॉलो करें, लिटरली आप कहेंगे कि सर सही कह रहे थे। क्योंकि देखिए यहाँ जो खड़ा है ना, कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, उसको आपसे ज़्यादा पता है, सही है। जब भी वो यहाँ है, आप वहाँ हो, आप स्टूडेंट हो, कभी हम भी वहाँ थे, सही है। तो एक ये टीचर के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, हमेशा एक ट्रस्ट का होना चाहिए कि यार हाँ यार जो टीचर कह रहा है मैंने करना है। कोई भी टीचर हो, जब आप उसकी को देखो, उसके आप एक अकेले बच्चे हो, उसके पास बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस होता है। वो एक एवरेज बच्चे के हिसाब से पढ़ा रहा होता है, वो एक चीते बच्चे के हिसाब से भी नहीं पढ़ा रहा होता, एक बिल्कुल जो स्लो है उसके हिसाब से भी नहीं पढ़ा रहा होता। एक क्लास को एक एवरेज आउट करके जो बच्चा है उसके हिसाब से उसको पढ़ा रहा होता है, ओवरऑल क्लास को। उससे सबका फाका होता है। एक बिल्कुल जो स्लो बच्चा है उसका भी हो जाता है, एक जो तेज़ बच्चा है उसका भी हो जाता है, एक एवरेज बच्चा तो उसमें कवर हो ही जाता है, सही है। तो हमें पता है कि इस सब्जेक्ट में क्या मसला है। आप तो भी पढ़ना शुरू करो, ABC पढ़ लो ना इसकी एक तरीके से, अभी Z तक तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो वी नो कि इसमें क्या मसला है, और मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैंने प्रैक्टिकली पिछले 3 सालों में इम्प्लीमेंट भी करता हुआ आया हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि जस्ट फॉलो मी, डू एज आई से। 1 महीना गुजर जाने दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या। जब चैप्टर नंबर 2 हम ख़त्म कर लेंगे, 2 खत्म करके 2 के पास सेवा करके जब रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टीचर की बातें कितनी सही थी, लॉ को समझने की क्यों ज़रूरत है, सही है, और ड्राफ्टिंग स्किल कैसे डेवलप होती है, और चैप्टर नंबर 2 के करके जो आपके अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस आएगा वो भी आपको जो है बूस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स। भाई कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं आज। जो नया टॉपिक है वो फिर आधे पौने घंटे का है, उसको स्टार्ट करना भी बेकार है। कोई चीज़, कोई सवाल, कोई जहन में हो तो बताइए, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं। कोई भी सवाल हो, चैप्टर रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, या जो अभी पढ़ा उससे रिलेटेड। कोई सवाल? नो सर। जब कोई सवाल नहीं होता तो 2 वजूहात होती हैं इसकी। एक तो ये कि या तो सब समझ में आ गया, या नंबर 2 कुछ भी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, तो पूरे हो पाते हैं या फिर मुश्किलात होती है? नहीं, पूरे हो जाते हैं। देखो अगेन, तुम कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, ये सी में हमेशा ये चीज़ थ्योरी याद रखो। अभी तो आपने पहली अटैम्प्ट दी है, समझो एक कोर सब्जेक्ट्स की अपने, आप हमेशा वो 80 और 85 जो अच्छा अटैम्प्ट करके आते हो वही आपको पास कराता है। बस ये है कि चंद बच्चे ऐसे होते हैं, अभी भी मैं फर्गूसन में मेरा एक बच्चा वो कह रहा है सर नहीं बल्कि बुरहान, मतलब मेरा जूनियर है, वो देखा बुरहान मुझसे कभी पूरा पेपर नहीं होता शुरू से, कि इंटरमीडिएट में था मैं, शायद वो लेवल्स में भी नहीं होता था। तो वो एक बीमारी टाइप की हो जाती है बच्चों को, कि उनकी राइटिंग वो उनका दिमागी तौर पर जाते हैं 10-15 नंबर छोड़ने की नीयत से, तो उनसे उनकी स्पीड ही नहीं हो पाती उतनी, सही है। वो एक केस अलग है। अपार्ट फ्रॉम डैट, एक एवरेज राइटिंग का बच्चा जिसकी एवरेज स्पीड है वो पूरा पेपर कर लेता है। देखो अगेन, पेपर करने की भी टेक्निक है ना। अब मिसाल के तुम्हें एक FAR का क्वेश्चन है, मुश्किल आ गई, अब आपने बेवकूफ़ी करी और उसको एंड में उठाना था, आपने पहला उठा लिया। 10 नंबर का सवाल था, आपने 18 मिनट देके छोड़ देना था उसको। 1 मार्क = 1.8 मिनट, सिंपल, पता है सबको, सही है। 18 या 20 मिनट उसको देने थे, आपने उसको 35 मिनट दे दिए, तो बाकी सवाल तो ख़राब होंगे ना। हमेशा ये तो आप घड़ी पहन के जाएँ या आप घड़ी पर नज़र रखें। आपको हमेशा 25 नंबर का पेपर करने के बाद घड़ी ज़रूर देखनी चाहिए। हर सवाल के बाद ना देखें, पैनिक हो जाता है बंदा, शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, हाथ भी थोड़ा हल्का चल रहा होता है, वो रवानी भी नहीं आती, सही, बंदा कहता है साफ साफ भी लिखूँ, सही है। तो शुरू में होता है। 25 नंबर का करने के बाद 50-75 के बाद मत देखना ये ना हो घड़ी निकल गई, पता ही नहीं चला क्या हुआ आपके साथ, सही। 25 नंबर के बाद यू शुड सी द वॉच, क्या 25 मिनट में 1.8 जो है 54 मिनट बनते हैं, सही है।
या जितने भी 50 मिनट बनते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, 5-10 मिनट ऊपर है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे फिर स्पीड खुद ही बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एग्जामिनेशन हॉल से आप यूज टू भी हो जाते हैं, घबराहट भी खत्म हो जाती है, सही है। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो डिपेंड करती है आपके एटीट्यूड पे। अगर आप वो बेवकूफ़ियाँ करोगे कि यार जो मुश्किल तरीन सवाल हैं वो आपने शुरू में या बीच में उठा लिए, तो यार वो बाकी पेपर तो ख़राब होगा ना। आपको पेपर क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके पास है आपने सीक्वेंसिंग करनी है उसकी, कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। लेकिन वन मत लिखना। मेरे साथ एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई थी एक दफ़ा, अल्लाह ने बचा लिया था, खैर वो पेपर शायद मेरा रुक भी गया था बाद में, लेकिन वो बेवकूफ़ी बहुत गंदी हो गई थी। मैंने क्वेश्चन में नंबरिंग डाल दी, यार ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, और वो गलती से मैंने क्वेश्चन पेपर में भी वो नंबर लिख दिए थे। वो ओरिजिनल थोड़ी थे, वो तो मेरी सीक्वेंस थी ना। अरे ये मिसाल के तौर पर 7 है, मैंने कहा ये मैं इसको पहले करूँगा, मैंने 7 की जगह 1 डाल दिया। तो ये नंबरिंग इस तरह मत करना, गलती से भी कोई गलत नंबर डल गए तो ICAP कैंसिल कर सकता है। वो बोलेगा यार बच्चे को इतना होश नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, वो ये थोड़ी देखेगा बैक एंड पे आपने क्या सोचा होगा। वो तो ऐसे बहुत बड़ा ब्लेंडर तस्वर करते हुए आपके नंबर काट लेगा, बल्कि पूरा सवाल ही काट देगा। ले आप जो है कुछ उसको कर दें, आप अल्फाबेटिकल कर दें, ABCD कर दें उसको, कुछ कोई भी अपनी मर्जी की निशानी अदर देन ये नंबर दे दें, कि आपके पास एक सीक्वेंस आ जाए कि आपका पेपर इस सीक्वेंस में होगा, आप उस सीक्वेंस में सॉल्व करें। जो आखिर के 15-20 नंबर मुश्किल है, आपके पास 20 मिनट होंगे, जितना हुआ। असल तो आपको 80 नंबर पास कराएंगे ना, वो 20 थोड़ी आपको फेल करा सकते हैं। आप सही से लॉ पढ़ेंगे, सही से समझेंगे, सही से जाएंगे पेपर में, तो आपको आपके लिए 80 नंबर बहुत है, वो 80 नंबर ही आपको पास कराएंगे। सही है जी, और कोई सवाल? तो अभी ये जो है, एक सेकंड, चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।